केडी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो पेपर है वो है बाल्यावस्था में विकास। इसका हमने पूर्व कक्षा के अंदर हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर बाल्यावस्था का जो है शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बाल्यावस्था जो हमारी मनोविज्ञान है उसकी कितनी शाखाएं हैं, तो हमने बात की थी पहले। उस समय पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो मनोविज्ञान है उसकी शाखाएं हैं 21 शाखाएं हैं, जिसमें से हमने 9 शाखाओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे अगली शाखाओं की, जिसके अंदर अपनी 10वीं शाखा है वो है नैदानिक मनोविज्ञान। जो नैदानिक मनोविज्ञान है इसके अंदर क्या है, मनोविज्ञान की जो समस्या, जो व्यक्ति की जो समस्या है, जो व्यक्ति है उसकी जो किसी प्रकार की समस्या है वो क्या है, साइकोलॉजिकल परेशानी व्यक्ति को रहती है, साइकोलॉजिकल उसमें डेफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है। उन समस्याओं से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उन सब चीज़ों का अध्ययन नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसको कहा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसमें मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित ग्रसित व्यक्तियों का निदान तथा मनोवैज्ञानिक उपचार करना सम्मिलित रहता है। यह मनोविज्ञान जैविक विधियों का भी प्रयोग करता है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो व्यक्ति है किसी भी समस्या से परेशान हो गया है, जैसे मनोविज्ञान से, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति को लगने लगता है कि मुझे क्या है, सुनाई दे रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है या अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो व्यक्ति को बार बार जब किसी चीज़ के लिए अग्रेसित किया जाता है या बार बार टोका जाता है तो व्यक्ति क्या है, साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं से जब व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और वो मनोविज्ञान की शरण में जाता है या अपना स्वयं का साइकेट्रिक उपचार लेता है, तो वो जो चीज़ है उन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए नैदानिक मनोविज्ञान की एक शाखा बनी हुई है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का उसके अंतर्गत समाधान किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा है परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श मनोविज्ञान, जैसा कि देखने से ही सुनने से ही लग रहा है कि परामर्श मनोविज्ञान का मतलब है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग का मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति है उसकी योग्यताओं, गुणों, सीमाओं तथा उसकी कमजोरियों को ध्यान में रखकर उसकी काउंसलिंग करना। काउंसलिंग करना से मतलब का अर्थ ये है कि व्यक्ति की अगर योग्यता है तो उसे किस दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्ति अगर अच्छा कार्य करना चाहता है या व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार अच्छा कार्य करना चाहता है तो व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करवाना, ऐसे प्रयास उपलब्ध करवाना जिससे वे अपनी योग्यताओं के माध्यम से अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सके। उसके गुणों के माध्यम से व्यक्ति में सृजनात्मकता होती है, अच्छा कार्य करने की क्षमता होती है, अच्छे काम करने की क्षमता होती है। व्यक्ति नए से नए काम करना चाहता है तो उसकी जो योग्यता है, उसके जो गुण हैं उनको ध्यान में रखकर उसकी काउंसलिंग करना, उसका मार्गदर्शन करना, उसकी सीमाओं को ध्यान में रखना। उसकी सीमाओं का अर्थ ये है कि व्यक्ति जो है, बालक है, उसका क्या है, कई बार उसकी स्वयं की सीमाएं रहती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता, या उसकी जो कमजोरियां हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। कमजोरियों का अर्थ ये है कि व्यक्ति को कई बार लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे इतनी हद तक प्रोत्साहित ना करके उसकी लिमिटेशन में, उसकी सीमाओं तक उसको प्रोत्साहित करके कि आप ये काम यहाँ तक तो कर ही सकते हैं, बाद में अगर ये काम हो जाए तो उसके बाद में ये काम और कर लेना। इस प्रकार से उसकी सीमाओं और कमजोरियों को ध्यान में रखकर उसका मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन करने से व्यक्ति क्या है, छोटे से छोटा काम भी, बड़े से बड़ा काम भी अपनी क्षमताओं के अनुसार कर लेता है। इस प्रकार परामर्श मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति की योग्यताओं, उसका गुणों, उसकी सीमाओं और कमजोरियों को ध्यान में रखकर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। मार्गदर्शन करने से व्यक्ति सही दिशा में चल सकता है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, अपनी स्वयं की प्रतिभाओं को जान नहीं सकता, तो शिक्षा का कार्य यही है। शिक्षा का कार्य है व्यक्ति की जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उसका मार्गदर्शन करना या उसका विकास करना। उसका विकास करने के अंतर्गत ये चीज़ें आती है कि व्यक्ति को मालूम तो है या व्यक्ति के अंदर वो शक्तियाँ तो है कि व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन व्यक्ति वो काम नहीं करता है। उससे डरता है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो चीज़ें हैं उनको क्या करना, उनको दूर करना, उनको परामर्श देना, काउंसलिंग करना। काउंसलिंग करने के माध्यम से व्यक्ति की जो योग्यता है, उसके अंदर जो निहित शक्तियाँ हैं उनको क्या करना, परिशोधित करना, उनका परिशोधन करके और बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उसका मार्गदर्शन करना। इस प्रकार उसकी योग्यताओं, गुणों, सीमाओं और कमजोरियों को ध्यान में रखकर उसका मार्गदर्शन किया जाता है। तो जो परामर्श मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसका मार्गदर्शन किया जाता है।
फिर है दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान के अंदर क्या है, प्राणियों के व्यवहार के दैहिक निर्धारकों व उनके प्रभावों का अध्ययन करना। उसके दैहिक निर्धारक जो दैहिक मनोविज्ञान है उसमें क्या है, व्यक्ति के क्या है, दैहिक निर्धारक है, शरीर के जो मापदंड है, शरीर की जो योग्यता है, शरीर की जो स्थिति है, स्ट्रॉन्गबिलिटी है कि व्यक्ति क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उनके निर्धारकों को ध्यान में रखकर और उनके प्रभावों का अध्ययन करना कि व्यक्ति ये काम आसानी से कर सकता है तो क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता, उन सब चीज़ों का क्या करना, अध्ययन दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इसमें क्या है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की प्रत्यक्ष चिंतन है, अधिगम है, उन सब चीज़ों, इन सब प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में प्रत्यक्ष चिंतन, व्यक्ति जो वास्तव में सोच रहा है, अभी जो वास्तव में वर्तमान समय के अंदर जो व्यक्ति सोच रहा है उसका क्या करना, अध्ययन करना, उसका अधिगम, वो सीखने में कितनी रुचि ले रहा है, कहाँ तक बालक सीख रहा है, किन किन चीज़ों को आसानी से सीख रहा है, किन किन चीज़ों को आसानी से नहीं सीख रहा, इन सब चीज़ों को जब का जो अध्ययन किया जाता है वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर है व्यक्तित्व मनोविज्ञान, इसमें है व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं समानताओं का अध्ययन में शील गुणों का मापन किया जाता है। व्यक्तित्व एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया जाता है। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जैसा आम बोलचाल की भाषा के अंदर कई बार कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी है। हम पर्सनैलिटी का मापन जो करते हैं, व्यक्ति को उसकी लंबाई चौड़ाई या उसकी सुंदरता को देखकर या उसका जो तरीका है उससे नहीं कर सकते। हम उसके संपूर्ण जो व्यक्तित्व है, संपूर्ण जो उसकी शैली है, उसको देखकर हम उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जैसे उसके अंदर उसका रहने का तरीका क्या है, समाज के अंदर उसकी क्या स्थिति है, परिवार में उसकी क्या स्थिति है, मित्र मंडली के अंदर उसकी क्या स्थिति है। व्यक्ति जब स्वयं को पूर्ण रूप से सक्षम बना लेता है या पूर्ण रूप से व्यक्ति सभी चीज़ों के अंदर संपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण व्यक्ति कोई भी नहीं होता, लेकिन संपूर्णता का मतलब यह है कि अपने व्यक्तित्व के अंदर जो चीज़ें नियमानुसार या जो निर्धारकों के अनुसार जो निश्चित है उनके अनुसार व्यक्ति काम करता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। इस प्रकार दो व्यक्तियों के बीच उनकी विभिन्नताओं, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कार्य करने की क्षमता अलग होती है, किसी में अधिक होती है, किसी में कम होती है। कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई किसी पेंटिंग में अच्छा होता है, कोई अन्य कार्य करने में अच्छा होता है, कई प्रयोग करने में अच्छे होते हैं, कई पर्यावरण के प्रति ज़्यादा सजग होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उनके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उसके अंदर उनकी विभिन्नताओं का, उनकी समानताओं का व उनके शील गुणों का, शील गुण मतलब अच्छे गुण, अच्छे गुण से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन होता है। उसकी समाज के अंदर स्थिति कैसी है, उसका व्यवहार समाज के अंदर कैसा है, परिवार के अंदर कैसा है, मित्र मंडली में कैसा है, विद्यालय में वो जाता है तो उसके विद्यालय में उसका व्यवहार कैसा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है सैन्य मनोविज्ञान। जो सैन्य क्षेत्र होता है, मिलिट्री जो एरिया होता है, उसके अंदर सैनिकों का जो व्यवहार है उन सब चीज़ों का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। सैनिकों का व्यवहार कभी अच्छा रहता है, कभी बुरा हो जाता है। अच्छा रहने से मतलब यह है कि जो उनको अनुशासन सिखाया जाता है उसके प्रति कभी कभी वो गंभीर ना होकर और उससे इतर कार्य करने लगते हैं। इतर कार्य करने से उनके व्यवहार में परिवर्तन जो हुआ है, उनका व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वो किस कारण से हुआ है, इसका अध्ययन सैन्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकास एक क्या है, प्रक्रिया के रूप में है। विकास क्या होता है, बढ़ने के रूप में है। तो बालक और बालिकाओं के विकास क्रम का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो बालक है या बालिका है उसके अंदर सबसे बड़ी विकासात्मक मनोविज्ञान में इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि बालक का जो विकास हो रहा है, कि एक 5 साल का बालक है, जन्म से 5 साल तक का बालक जो हुआ, उसकी जन्म के समय उसकी जो लंबाई थी वो समय अनुसार 5 साल का जब बालक हुआ तो उसकी लंबाई या चौड़ाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो बोलना सीख रहा है नहीं सीख रहा है, उसके दूध के दांत निकले या नहीं निकले हैं, उसका जो विकास है किस प्रकार से हो रहा है, कितना हो रहा है। तो बालकों का भी और बालिकाओं का भी जब दोनों का अध्ययन किया जाता है तो वो विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उनकी जो विकास की स्थितियाँ हैं कि
उनका विकास संपूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं, उनका शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, मानसिक विकास हो रहा है या नहीं, बौद्धिक विकास हो रहा है या नहीं, तो सारा विकास का जो क्रम है उसका अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसमें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रयोगों के आधार पर पशु पक्षियों और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, जैसा कि हमने पूर्व के अंदर पूर्व में पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयोगात्मक का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं और प्रयोग के माध्यम से करते हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वो निश्चित होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, वो गलत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमने प्रयोग के माध्यम से उसको सिद्ध किया है या उसको जांचा है, परखा है। जैसे हम बात करते हैं प्रयोग की, किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग किया जाता है तो वो क्या होता है, निष्कर्ष रूप में सही प्राप्त होता है। इस प्रकार जो विज्ञान की जो शैली है वो क्या है, प्रयोगात्मक है। क्यों? क्योंकि प्रयोग के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, या उनको प्रयोग के माध्यम से सत्य माना जाता है, विश्वसनीय होते हैं। तो प्रयोग के माध्यम से क्या किया जाता है, पशु पक्षियों का व्यवहार और मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंदर ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन। जब हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष की, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके व्यवहार का अध्ययन इस जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत किया जाता है। व्यक्तिगत मनोविज्ञान में व्यक्ति की अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में बुरा है, उसकी कमजोरियाँ क्या है, उसकी सीमाएँ क्या है, वो कैसा काम कर सकता है, सृजनात्मकता का कार्य कर सकता है, नहीं कर सकता है, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के अंतर्गत या उसके व्यवहार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान। जो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते रहते हैं या नए नए जो कार्य होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्ययन किए जाते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। फिर है मनोमितिक मनोविज्ञान। मनोमितिक जो मनोविज्ञान है, मनोमितिक, इसके अंदर क्या है, मनोविज्ञान की चर है उनके मापन से संबंधित, उनके चरों से मापन से संबंधित, और उनके जो मापन है उसके जो उपकरण हैं वो क्या है, मनोमितिक मनोविज्ञान उपलब्ध कराता है। जिसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी उपकरण है, कोई भी टेस्ट है, जब हम किसी व्यक्ति का कोई टेस्ट लेते हैं तो क्या है, उस टेस्ट के माध्यम से मालूम चलता है कि अमुक व्यक्ति की स्थिति ये है, अमुक व्यक्ति इतना ठीक है, उसकी ये कमजोरियां हैं, इसकी ये अच्छाइयाँ हैं, इसकी ये गुण हैं, इसकी ये सीमाएं हैं, इसकी समाज में ये स्थिति है, इसकी समाज में वो स्थिति है, इसका परिवार में ये स्थान है, इसका परिवार में ये स्थान है। इस प्रकार जो मनोमितिक मनोविज्ञान है उसके अंदर उसके व्यक्ति के चरों का मापन का अध्ययन करना और किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका जो मापन के जो उपकरण है वो उपलब्ध कराने का काम मनोमितिक मनोविज्ञान करता है। इसके बाद में अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। जो अतीन्द्रिय मनोविज्ञान है वो क्या है, इंद्रियों से इतर, अर्थात इंद्रियों से जो जुड़ा हुआ नहीं है या इंद्रियों से बाहर की जो चीज़ है उन सब चीज़ों का अध्ययन अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर पूर्व जन्म के जो जिनको आभास रहता है या पूर्व जन्म की जो स्टोरी जिनको याद रह जाती है, कहानी याद रह जाती है, उन सब चीज़ों का अध्ययन अतीन्द्रिय मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म की कोई भी कहानी या अपने जन्म स्थान का मालूम रहता है कि मैं अमुक स्थान पे पैदा हुआ था, अमुक ये मेरे माता पिता थे, मैं यहाँ पर रहता था, यहाँ पर खेलता था, यहाँ पढ़ने जाता था। इस प्रकार के कई बार जो केसेस आते हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन अतीन्द्रिय मनोविज्ञान में किया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान की ये जो 21 शाखाएँ हैं इनमें विभिन्न विभिन्न शाखाओं में विभिन्न विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें पशु पक्षी भी है, मनुष्य भी है और अन्य सारी चीज़ें हैं, जैसे मापन उपकरण भी है, प्रयोगात्मक भी है, सैन्य मनोविज्ञान भी। इस तरह से विभिन्न विभिन्न चीज़ों का मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।